आज हम निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इसमें दिए गए विचारों की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। इस किताब का नाम ही एक ऐसी कला की तरफ इशारा करता है जो शायद हम सब सीखना चाहते हैं पर सीख नहीं पाते, चीजों को जाने देना। बिल्कुल। और ये इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इंसान होने के नाते हमारी एक बुनियादी आदत है या हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना। हमें लगता है कि अगर हमारा करियर, हमारे रिश्ते, सेहत, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चले तो जिंदगी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। हाँ, एक तरह का भ्रम है कि हम अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं। हाँ, और जब स्क्रिप्ट के बाहर कुछ होता है तो पूरा शो बिगड़ जाता है। जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हम परेशान, निराश और कभी-कभी तो हारा हुआ महसूस करते हैं। और यहीं पर इस किताब का सार सामने आता है। स्रोत कहता है कि कंट्रोल छोड़ना मतलब हार मान लेना नहीं है, या जिंदगी को उसके हाल पर छोड़ देना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान उन चीजों से हटाकर जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन चीजों पर लगाना जो वाकई हमारे बस में है। किताब में इसका एक बहुत ही सरल और खूबसूरत उदाहरण दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। हम बारिश को रोक नहीं सकते, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। हम कितनी भी कोशिश कर लें आसमान को बरसने से नहीं रोक सकते, पर हम छाता लेकर बाहर निकलना चुन सकते हैं। बिल्कुल, बारिश होगी या नहीं ये हमारे हाथ में नहीं, पर भीगना है या नहीं इसका चुनाव काफी हद तक हमारा है। और आज की चर्चा इसी चुनाव के बारे में है। सही कहा, ये चर्चा उन छातों के बारे में है जो हम अपने लिए चुन सकते हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ इसे परत दर परत खोलकर समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे भारी चीज जिसका जिक्र किताब करती है वो है अतीत के बोझ को जाने देना। पुरानी तकलीफें, वो बातें जो किसी ने कभी कह दी थीं और दिल में चुभ गईं, अधूरी उम्मीदें, पुराने घाव, हम सब इन्हें किसी कीमती सामान की तरह सहेज कर रखते हैं। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। हम उन घावों को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। पहचान का हिस्सा कैसे? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। ये कहानी हमें एक पीड़ित की पहचान देती है जो एक तरह से आरामदायक हो सकती है। हाँ, क्योंकि फिर हमें बदलाव की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन स्रोत हमें चेतावनी देता है कि जब तक हम उन पुराने घावों को सहलाते रहेंगे तब तक नए घाव भी बनते रहेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ दर्द पर ही केंद्रित रहेगा। मतलब ये एक दुष्चक्र जैसा है, पुराना दर्द नए दर्द को खींचता है। किताब कहती है कि असली आजादी माफ करने, छोड़ने और आगे बढ़ने में है। पर माफ करना शब्द ही बहुत भारी लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत जरूरी बात है। स्रोत ये साफ करता है कि माफ करने का मतलब किसी के गलत काम को सही ठहराना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उस इंसान से फिर से वही रिश्ता रखें। तो फिर है क्या? माफ करना एक स्वार्थ से भरा काम है, अपने लिए किया गया काम। इसका मतलब है मैं अब उस घटना को ये इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे आज पर हावी हो। ये उस मानसिक बोझ को नीचे रखने जैसा है जिसे हम हर दिन अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल, जब तक वो बोझ कंधों पर है हम दौड़ नहीं सकते। और ये बोझ सिर्फ पुरानी तकलीफों का ही नहीं है, बल्कि हमारी खुद की बनाई हुई पहचान का भी है। हम खुद को लेबलों में कैद कर लेते हैं। जैसे मैं तो बहुत मजबूत हूँ, मैं रो नहीं सकता, या मैं कभी हारता नहीं, या फिर मुझे हमेशा परफेक्ट दिखना है। ये लेबल एक समय पे शायद हमारी मदद करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये एक जेल बन जाते हैं। और यहीं पर किताब लचीली पहचान मतलब फ्लेक्सिबल आइडेंटिटी का एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने रखती है। लचीली पहचान। हाँ, स्रोत हमें यह समझाता है कि हमारी असली पहचान किसी एक सफलता, एक असफलता या एक लेबल से नहीं बनती। पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है। सही, जो समय के साथ अपना रास्ता और आकार दोनों बदलती है। आज आप जो हैं, जरूरी नहीं कि कल भी वही रहें। लेकिन समाज तो हमें लगातार लेबल देने की कोशिश करता है। परिवार, दोस्त, हमारा काम, सब हमें एक बक्से में फिट करना चाहते हैं। ऐसे में इस लचीलेपन को अपनाना कैसे संभव है? ये एक सचेत अभ्यास है। ये इस बात को स्वीकार करने से शुरू होता है कि आप एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। हर दिन आप कुछ नया सीख सकते हैं, अपनी राय बदल सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो जब कोई असफलता मिलती है
तो उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाने के बजाय उसे एक अनुभव की तरह देखना। मैंने ये काम किया और मैं असफल रहा, ना कि मैं एक असफल इंसान हूं। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा। इस लचीलेपन को अपनाना ही हमें असल में मजबूत बनाता है, क्योंकि जो चीज लचीली होती है वो दबाव में टूटती नहीं, मुड़ जाती है। ठीक है, तो अगर हमें अतीत के बोझ और अपनी कस पहचान को जाने देना है, तो सवाल उठता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में पहला कदम क्या हो? किताब के मुताबिक पहला कदम बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ। हाँ, इसकी शुरुआत होती है खुद को समझने से, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। बिना किसी फिल्टर के अपने अंदर झांक कर ये देखना कि असल में चल क्या रहा है, कौन सी चीज मुझे सच में खुशी देती है, किस बात से गुस्सा आता है, हाँ, या कौन सी अधूरी चाहत मेरे दुख का कारण है। ये एक तरह से अपने मन का नक्शा बनाने जैसा है, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। और जब हम अपनी असल भावनाओं को, चाहे वो कितनी भी असहज क्यों ना हो, पहचान लेते हैं, तो उन्हें जाने देना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके लिए किताब में एक बहुत शक्तिशाली तकनीक बताई गई है, बिना जज किए देखना, नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। लेकिन क्या ये संभव है? हमारे मन में तो हर पल विचार आते रहते हैं और हम तुरंत उन्हें अच्छा या बुरा, सही या गलत इसका लेबल दे देते हैं। और खासकर नकारात्मक विचारों को तो हम अपना दुश्मन ही मान लेते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये आसान नहीं है और ये एक दिन में नहीं होता। ये एक अभ्यास है, एक स्किल है जिसे विकसित करना पड़ता है। तो हमारे मन की आदत है जज करने की। बिना जज किए देखने का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जजमेंट आएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जब वो जजमेंट आए तो आप उस जजमेंट को भी बस देखें। एक उदाहरण दे सकते हैं? जैसे आपके मन में विचार आया, मैं किसी काम का नहीं हूं। तुरंत आपका दूसरा विचार आएगा, अरे मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये बहुत नकारात्मक है। नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन का मतलब है इन दोनों ही विचारों को देखना, बिना किसी एक से चिपके। यहाँ पर किताब का एक उदाहरण वाकई बहुत मदद करता है। वो कहती हैं कि अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखें, जैसे आप नदी के किनारे बैठे हैं और पानी में पत्तों को बहते हुए देख रहे हैं। विचार एक पत्ती की तरह आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर आगे बह जाते हैं। उन्हें पकड़ने, रोकने या उनका रास्ता बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बस देखना है। बिल्कुल, ये अभ्यास हमें अपने विचारों से एक दूरी बनाने में मदद करता है। इससे हमें ये एहसास होता है कि हम अपने विचार नहीं हैं। सही कहा, हम वो चेतना है जो उन विचारों को देख रही है। और जब ये दूरी बनती है तो विचारों की हम पर जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाती है। वे हमें अपने बहाव में बहाकर नहीं ले जा पाते। तो इस अभ्यास को करने के लिए स्रोत में कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताए गए हैं, जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग। हाँ, जिसमें हम कुछ मिनट के लिए सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं। जब भी मन भटकता है हम उसे धीरे से वापस अपनी सांसों पर ले आते हैं। जर्नलिंग यानी लिखने के बारे में भी बताया गया है, लेकिन क्या इसका कोई खास तरीका है? हाँ, इसे फ्री राइटिंग या ब्रेन डंप भी कहते हैं, जिस पर हम आगे और बात करेंगे। इसका मकसद है बिना सोचे समझे, बिना व्याकरण या स्पेलिंग की चिंता किए मन में जो कुछ भी चल रहा है उसे बस कागज पर उतार देना। हाँ, ये अपने मन की पूरी सफाई करने जैसा है। इसके अलावा प्रकृति में घूमना या ध्यान, हाँ, ये सब मन को शांत करने और उस दर्शक वाली अवस्था में पहुंचने में बहुत मदद करते हैं। ये सब तरीके हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर वर्तमान क्षण में लाते हैं। हाँ, और जब हम एक दर्शक की तरह अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो शायद हमें सबसे पहले वो पुरानी घिसी पिटी कहानियां नजर आती हैं जो हम सालों से खुद को सुना रहे हैं, है ना? बिल्कुल। वो मैं काफी नहीं हूँ वाली कहानी, या लोग मुझे पसंद नहीं करते, या मुझसे हमेशा गलतियां ही होती हैं। सही, ये हमारी नकारात्मक मान्यताएं हैं, नेगेटिव बिलीव्स। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये वो गहरी जड़ें जमा चुकी धारणाएं हैं जिनके चश्मे से हम पूरी दुनिया को देखते हैं। और ये इतने खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि हमारा दिमाग इन्हें सच्चाई मान लेता है और फिर वैसी ही स्थितियों को खोजता है जो इन मान्यताओं को और पक्का करें, जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हाँ, तो क्या हम इन गहरी जमी हुई मान्यताओं को बदल सकते हैं या हमें इनके साथ ही जीना होगा? यही मेरा सवाल था। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? किताब में न्यूरोसाइंस का जिक्र है। वो कहते हैं कि ये जो कहानियां है ना, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, ये असल में सच्चाई है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये हमारे दिमाग के बनाए हुए पैटर्न्स हैं और विज्ञान कहता है कि हम इन पैटर्न्स को बदल सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी? बिल्कुल।
हमारे दिमाग में नए रास्ते बनाने की क्षमता। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, पर ये होता कैसे है? क्या सिर्फ सोचने से कि मैं सफल हो सकता हूँ दिमाग बदल जाएगा? ये कोई जादुई बात नहीं है। जब हम बार बार एक नया सकारात्मक विचार सोचते हैं और उसके समर्थन में छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच एक नया रास्ता बनता है। अच्छा। शुरू में ये एक कच्ची पगडंडी जैसा होता है जिस पर चलना मुश्किल लगता है, लेकिन जितनी बार हम उस रास्ते पर चलते हैं, वो पगडंडी एक पक्के रास्ते में और फिर धीरे धीरे एक हाईवे में बदल जाती है। और जो पुरानी नकारात्मक सोच का हाईवे था, वो इस्तेमाल ना होने की वजह से धीरे धीरे जंगल में खो जाता है। इसकी शुरुआत होती है खुद से सवाल पूछने से। कैसे सवाल? क्या ये सच है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता? इसका क्या सबूत है? क्या कभी एक बार भी मैं सफल नहीं हुआ? जब हम इन मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं तो उनकी नींव हिलने लगती है। और कभी-कभी दिमाग में सिर्फ एक दो नकारात्मक मान्यताएं नहीं होती, बल्कि हजारों विचार एक साथ चल रहे होते हैं, एक तरह का ट्रैफिक जैम। उस स्थिति के लिए भी किताब में एक बहुत आसान तरीका दिया गया है, ब्रेन डंपिंग। हाँ, ये मानसिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक बेहतरीन तकनीक है। करना क्या होता है इसमें? एक कागज और पेन लेकर बैठ जाइए और अगले 10-15 मिनट तक मन में जो कुछ भी है, चिंताएं, आइडियाज, टू डू लिस्ट, अधूरी बातें, गुस्सा, सब कुछ लिख डालिए। कुछ भी फिल्टर नहीं करना? कुछ भी नहीं, अच्छा, बुरा, जरूरी, गैर जरूरी, बस लिखते जाइए। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर क्या सिर्फ लिखने भर से दिमाग सच में शांत हो जाता है? इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? बिल्कुल, इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। पहला, इसे एक्सटर्नलाइजिंग थॉट्स कहते हैं। जब तक विचार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, वे अमूर्त और बहुत बड़े लगते हैं। और जब हम उन्हें कागज पर उतारते हैं तो वे मूर्त और ज्यादा प्रबंधनीय हो जाते हैं। दूसरा, ये हमारे वर्किंग मेमोरी को खाली कर देता है। जैसे लैपटॉप की रैम क्लियर करना। बिल्कुल वही, अगर बहुत सारे प्रोग्राम खुले हों तो वो धीमा हो जाता है। जब हम सब कुछ लिख देते हैं तो दिमाग को ये संकेत मिलता है कि जानकारी सुरक्षित है और उससे बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है। तो रैम क्लियर हो जाती है और दिमाग हल्का महसूस करता है। हाँ, जिससे ओवरथिंकिंग कम होती है और हम जरूरी चीजों पर बेहतर ध्यान लगा पाते हैं। मुझे एक तकनीक ने और बहुत आकर्षित किया, जो हमारी रोजमर्रा की उलझनों से जुड़ी है। हम अक्सर अपनी ही समस्या में गोल गोल घूमते रहते हैं और कोई रास्ता नहीं सूझता। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता किताब सुझाती है? हाँ, और ये तकनीक बेहद व्यावहारिक है। इसे सेल्फ डिस्टेंसिंग कहा गया है, मतलब खुद को दूर से देखना। खुद को दूर से देखना। इसका मूल विचार यह है कि हम अपनी समस्याओं में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम उनसे भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। हमारी भावनाएं हमारे तर्क पर हावी हो जाती हैं। सही, तो इसका अभ्यास कैसे करें? हाँ, कैसे? बहुत सरल तरीका है। जब भी किसी परेशानी में हो तो खुद से ये ना पूछें कि मैं क्या करूं। इसकी जगह भाषा को थोड़ा बदल दें। खुद से अपने नाम से पूछें, जैसे इस स्थिति में अपना नाम को क्या करना चाहिए। अच्छा। या ये सोचें कि अगर मेरा कोई दोस्त इसी परेशानी में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? कभी-कभी हम दूसरों को तो बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं, पर खुद के लिए वही करना बहुत मुश्किल होता है। क्या किताब इस अंतर के बारे में कुछ बताती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुश्किल तो होता है, लेकिन ये तकनीक उस मुश्किल को कम कर देती है। जब हम तीसरे व्यक्ति के नजरिए से सोचते हैं तो हम अपनी समस्या से एक मनोवैज्ञानिक दूरी बना लेते हैं। इससे हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया कम हो जाती है। हाँ, इमोशनल रिएक्टिविटी कम हो जाती है। हम स्थिति को ज्यादा वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव रूप से देख पाते हैं। हम अपनी तात्कालिक भावनाओं के जाल में फंसने के बजाय बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। बिल्कुल, ये जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से हमें एक स्पष्ट नजरिया देती है जिससे बेहतर फैसले लेना आसान हो जाता है। और चर्चा के अंत में एक ऐसी चीज पर आते हैं जिससे शायद हम सब किसी न किसी मोड़ पर जूझते हैं, परफेक्शन। हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश, चाहे वो ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो, घर की सजावट हो, रिश्ते हो या हमारी अपनी छवि हो। स्रोत के मुताबिक परफेक्शन एक भ्रम है, एक ऐसी मंजिल जो कभी नहीं आती, और ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक? हाँ, ये हमें 2 तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहला, ये हमें कोई काम शुरू ही नहीं करने देता। डर की वजह से? हाँ, क्योंकि हमें डर लगता है कि हम उसे परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। हम सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, पर एक्शन नहीं ले पाते। और दूसरा तरीका? दूसरा, अगर हम काम शुरू कर भी देते हैं
तो ये हमें छोटी छोटी गलतियों पर खुद को कोसने पर मजबूर करता है हम प्रक्रिया का आनंद लेने के बजाय सिर्फ नतीजों पर ध्यान देते हैं। और इससे तनाव, चिंता और जलन की भावना पैदा होती है। इसीलिए किताब कहती है कि परफेक्शनिज्म की जगह एक्सीलेंस को अपनाना चाहिए। परफेक्शन और एक्सीलेंस ये सुनने में काफी मिलते जुलते लगते हैं। इनमें असल में फर्क क्या है? इनमें बहुत बड़ा फर्क है। परफेक्शन का मतलब है बिना किसी गलती के काम करना, जो कि लगभग असंभव है। और एक्सीलेंस? एक्सीलेंस का मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, ये जानते हुए कि गलतियां होंगी। अच्छा, परफेक्शन परिणाम केंद्रित है, जबकि एक्सीलेंस प्रक्रिया केंद्रित है। तो एक्सीलेंस का मतलब है गलतियों को स्वीकार करना, उन्हें सीखने का एक मौका समझना और उनसे सीखकर आगे बढ़ना। एक्सीलेंस हमें विकास करने की आजादी देता है, जबकि परफेक्शन हमें डर में कैद रखता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम निक ट्रेंटन के किताब के इन विचारों को समेटें तो ये समझ आता है कि जाने देना कोई निष्क्रिय या कमजोर काम नहीं है। ये एक सक्रिय और साहसी चुनाव है। बिल्कुल, ये इस बात को स्वीकार करने का साहस है कि जिंदगी की हर चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये खुद को अंदर से समझने, अपने मन के पैटर्न को पहचानने और उन कहानियों को चुनौती देने का काम है जो हमें पीछे खींच रही हैं। जब हम पुरानी तकलीफों, कठोर पहचान और परफेक्शन के भ्रम को जाने देते हैं तो हम असल में जिंदगी के लिए जगह बनाते हैं। ये बोझ हल्का करने और जिंदगी को उसकी पूरी संभावनाओं के साथ जीने की कला है। ये पूरी चर्चा वाकई सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत में अतीत के दर्द और भविष्य की चिंताओं को छोड़ने की बात की गई है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक विचार है जो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने लायक हो सकता है। क्या? हमने अतीत को जाने देने की बात की, लेकिन अपनी वर्तमान पहचान के उस हिस्से को जाने देने का क्या मतलब हो सकता है जो आरामदायक तो है, जो हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन अब हमारे विकास में मदद नहीं कर रहा। सही हो सकता है वो एक नौकरी हो, एक रिश्ता हो या खुद के बारे में कोई पुरानी धारणा हो। उस आरामदायक कवच को छोड़ने में कैसा महसूस होगा और उसके बाद क्या संभव हो सकता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।